जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं स्पेशल जीके जीएस मॉक टेस्ट, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस हो गया, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सभी क्वेश्चंस के साथ सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और डीपली हम लोग जो है डिटेल्स में इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी जोसेफ प्रेस्टली द्वारा। ये हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं सभी के सभी। और वहीं बात करें हम अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी दिया था, बताया था इन्होंने कि एनर्जी इक्वल टू E=mc², इन्होंने लॉ दिया था। वहीं हमारे जॉन इब्राहम जो है भारतीय अभिनेता हैं, और ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 जीता था? तो ये मिला था दीपिका पादुकोण को, और वहीं इससे पहले प्रियंका चोपड़ा को मिला था, और 2023 में आलिया भट्ट को मिला है। और बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 को 20 फरवरी को टेलीविज़न फिल्म संगीत में सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए घोषित किया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत की सर्वोच्च पुरस्कार है। यह फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और बात करें 2022 दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, तो ये महिलाओं में आशा पारेख, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी तस्वीर। और वहीं बात करें पुरुष में, तो ये रणवीर सिंह को मिला था। और 2023 दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता आलिया भट्ट जो है एक्ट्रेस में, और रणबीर कपूर एक्टर में इनको मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछा गया था 2023 सीडीएस फर्स्ट के एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में से किस अध्ययन और मूल्यांकन के लिए 1991 में राजा चलैया समिति का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स, कल हमने इस सारी की सारी समितियों के बारे में डिस्कस किया था, सारी की सारी समितियों के बारे में बताया था। तो ये कर सुधार समिति से संबंधित है, राजा चलैया समिति, जो कि 1991 में इसका गठन किया गया था। वहीं बैंकिंग सुधार की बात करें तो ये नरसिम्हन समिति द्वारा बैंकिंग सुधार का गठन हुआ था। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अनुदान देता है? तो फ्रेंड्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। ये है हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अन्य अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर हमने जो है लिख रखा है 128 जो है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, और 127 में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, पटियाला, बेंगलुरु, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है पटियाला। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थोड़ा डिटेल्स में देखें तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है, भारतीय खेल प्राधिकरण का अकादमिक विंग पटियाला शहर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वहीं बात करें 7 मई 1961 को स्थापित इस संस्थान का नाम बदलकर 1973 में नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा क्या है या कार्य क्या है, किससे संबंधित है? तो ये है हमारा गैर कृषि विकास से संबंधित।
तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और वही बात करें गैर कृषि क्षेत्र का विकास ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का एक कार्य है। और ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा जो है यह 1995 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना राजस्थान सरकार में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाओं में धर्म स्थल के हैं, तो किसके धर्म स्थल हैं ये? तो फ्रेंड्स ये हैं शैव और वैष्णव धर्म स्थल हैं ये, और इनके बारे में डिटेल्स से देखते हैं। तो शैव और वैष्णव जो होते हैं वो शैववाद और वैष्णववाद हिंदू धर्म की दो अलग अलग परंपराएं हैं जो प्राचीन भारत में उभरी थीं। वहीं शैव धर्म एक परंपरा थी जिसमें भगवान शिव को प्रमुख देवता माना जाता था, जबकि वैष्णववाद में भगवान विष्णु का प्रमुख देवता माना जाता था। और भगवान शिव के उपासक शैव कहलाते थे और भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते थे। और वैष्णवों ने भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दशावतार के रूप में जाना। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया था कि शैव क्या होते हैं और वैष्णव क्या होते हैं, इनकी परिभाषा दी गई थी और सही मिलान करने के लिए दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है हमारा, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से प्रतिपादित थे? ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे किराना घराने से, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के एक तहसील में किराना घराना पड़ता है। ये संगीत के इस स्कूल का नाम उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले की एक शहर तहसील किराना या फिर कैराना से आता है। और अन्य हम घरानों की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट घराने हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अधिकतर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो वैकेंसी होती है उनमें ये अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ग्वालियर घराने में जो थे उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हद्दू खां और उस्ताद नाथू खां, ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। वहीं बात करें बनारस घराना, तो पंडित गोपाल मिश्रा ये बनारस घराना से संबंधित थे। और आगरा घराने से हाजी सुजान खान और उस्ताद घागे खुदा बख्श ये आगरा घराने से संबंधित थे। वहीं नेक्स्ट किराना घराना जो है, कैराना घराना जिसे बोलते हैं, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान भी इस घराने से संबंधित थे। और अगला है पटियाला घराना, तो उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद वली बख्श। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको रीड कर सकते हैं। और अगला घराना था हमारा दिल्ली घराना, जहाँ से उस्ताद मम्मन खां संबंधित थे। और लास्ट है मेवाती घराना जो कि राजस्थान में पड़ता है, घग्गे नज़ीर खान। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पर है, एपिस सेरेना, एपिस डर्सेटा और एपिस फ्लोरी सभी किस कीट या जानवर की विभिन्न किस्में हैं? तो फ्रेंड्स एपिस मतलब होता है, एपी मतलब मधुमक्खी, तो ये मधुमक्खियों से संबंधित थे, तो मधुमक्खी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें अन्य सभी की प्रजातियों की, तो केचुआ जो है एक स्थलीय अकेरुएसुए और जो एक फाइलम एनिलीडा से संबंधित है। एक केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन सांस लेता है, ये त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। केंचुए आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। और फेरिटीमा, पोस्टहुमा और लुब्रिकस टेरिस्टर्स सबसे आम प्रजातियां हैं इसकी। तो ये प्रजातियों की वजह से हमने यहाँ पे जो है इनके बारे में डिटेल्स में दिया था। और तितलियों की बात करें तो तितलियाँ ऐसे कीड़े हैं जिनके बड़े अक्सर चमकीले रंग पंख होते हैं। और ऐसे कौन से कीट होते हैं जिनके पंख होते हैं? तो ये तितलियों में आते हैं। विशिष्ट फड़फड़ाती हुई उड़ान होती है इनकी। और तितलियों के काया पलट में 4 चरण होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। कई बार पूछा जाता है कि तितलियों के काया पलट का जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है व्याध पतंगे। कुछ कीट पतंगे जो होते हैं ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं। अधिकांश उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रजातियों के साथ वयस्क व्याध पतंगों की एक जोड़ी बड़ी बहुआयामी संयुक्त आँखें और 2 जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख, कभी कभी रंगीन धब्बे और एक लंबा शरीर भी
होता है और व्याध पतंगे शिकारी कीड़े होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किससे था? तो ये फ्रेंड्स ये था मिथाइल आइसोनाइट से। और ये गैस भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को घटित एक रासायनिक दुर्घटना थी। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में हुई थी और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के एक कीटनाशक संयंत्र 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हो गया था। और यहाँ इस घटना की वजह से तुरंत कम से कम 3800 यानी 3800 लोगों की मृत्यु हो गई थी और यह कई हजारों लोगों के लिए व्यापक रुग्णता और अकाल मृत्यु का कारण भी बनी थी। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बात करें मिथाइल आइसोसाइनेट कार्बोमेट कीटनाशकों के उत्पादन में एक मध्यवर्ती रसायन है और मिथाइल ब्रोमाइड एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है और एक अज्ञात ओजोन क्षयकारी रसायन भी है। एल्युमिनियम फास्फाइड की बात करें तो एक अत्यधिक विषैला अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग बड़े बंद अंतराल वाले अर्धचालक एक धूमक के रूप में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य ताप और दाब पर एक रंगहीन और अज्वलनशील गैस है। वही हमारा अगला प्रश्न है, जब एक तेजी से खिंचे हुए बैंड को आकर्षित किया जाता है तो यह निम्न में से किसके कारण ध्वनि उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है कंपन द्वारा। जब इसमें कंपन उत्पन्न होता है तब ये ध्वनि उत्पन्न करता है। और वहीं बात करें, जब एक तेज़ी से खिंचे हुए बैंड को आकर्षित किया जाता है तो ये कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न करता है और ये कंपन ध्वनि के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक इलास्टिक रबड़ जो लचीला रबड़ बैंड होता है वो 2 बिंदुओं के बीच खींचा जाता है। वहीं बात करें ध्वनि से संबंधित, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक होती हैं। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती है, जो कि श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, जो कि हम मनुष्य नॉर्मली इनको सुन सकते हैं। और वहीं बात करें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अनुदैर्घ्य तरंगें जो अपसर्व तरंगें कहलाती हैं, जिन्हें हम लोग सुन नहीं सकते, तो ये भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री लहरों, हाथियों और व्हेल द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स ये तरंगें जो हैं बिल्लियों, कुत्तों द्वारा सुनी जा सकती हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है, जो बहुत ही हाईफाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें होती हैं। तो ध्वनि की चाल माध्यम की लोच घनत्व पर निर्भर करती है। और वहीं बात करें ये चमगादड़ द्वारा इन तरंगों को सुना जा सकता है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मानित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था जानकी देवी बजाज को। और भारतीय नागरिक सम्मान में सर्वोच्च जो हमारे पुरस्कार होते हैं तो उनमें भारत पहले नंबर पे है भारत रत्न, और दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर है पद्म श्री। तो आप लोग इनको भी याद कर लीजिए, कई बार इनको क्रम में लगाने को आते हैं। बात करें जानकी देवी बजाज की, तो भाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी जिन्हें 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में डाला गया था। और आज़ादी के बाद उन्होंने भूदान आंदोलन पर विनोबा भावे के साथ काम किया था। उन्होंने 1956 में पद्म विभूषण को दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो ये विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, संतोष ट्रॉफी 2022-23 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों में से आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। संतोष ट्रॉफी के सभी मैच सऊदी अरब में आयोजित किए गए थे। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संतोष ट्रॉफी 2022-23 के जो सभी मैच थे वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और भारतीय एक शहर भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी में हुए थे। और सेकंड है टूर्नामेंट में कुल 36 टीमों ने भाग लिया था। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 यानी केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें संतोष ट्रॉफी के सभी मैच
रियाद और भुवनेश्वर में हुए। ये हमने आपको अभी बता दिया। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीपों का एक समूह है जिसमें कितने द्वीप हैं? तो फ्रेंड्स इसमें कुल 36 द्वीप हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। कोलकली और पर्चकली क्षेत्र में दो लोकप्रिय लोक कला हैं। लक्षद्वीप के अंदर जो है लोककली और पर्चकली, ये दो लोकप्रिय लोक कला हैं, इनको भी आप नोट डाउन कीजिए। वहीं वे मिनकाय को छोड़कर सांस्कृतिक परिवेश का एक अभिन्न अंग है, जहां लाबा सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ का लाबा सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विवाह के लिए ओपना गीत एक सामान्य विशेषता एक प्रमुख गायक द्वारा गाया जाने वाला गीत है और महिलाओं के एक समूह द्वारा दोहराया जाता है। तो ये था कुछ लक्षद्वीप से संबंधित इम्पोर्टेंट। और हमारा अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीबी के मकबरे का निर्माण किसने अपनी पत्नी की याद में करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था औरंगज़ेब ने। बात करें औरंगज़ेब की, तो ये दिलरस बानो जो थी वो ईरान के सफ़ाविद शाही परिवार में पैदा हुए शहनबाज खान की बेटी थी, जो गुजरात राज्य के तत्कालीन वाइसराय थे। उसने 1637 में औरंगज़ेब से शादी की और इस तरह उसकी पत्नी बन गई, पहली पत्नी बन गई। और वहीं बात करें अकबर ने, तो अकबर हुमायूं का मकबरा बुलंद दरवाज़ा सलीम चिश्ती का मकबरा जो है अकबर द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर ने बेगम शाही मस्जिद बनवाई। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये इमारतें कुछ इन लोगों ने बनाई थीं। अगला प्रश्न है हमारा, 1935 के बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिनके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ? तो फ्रेंड्स ये थे उस समय लॉर्ड लिनथिगो। बात करें लॉर्ड लिनथिगो जो थे 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय थे और यह 8 साल की अवधि भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा शासन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा या फिर सबसे लंबा शासन किस वायसराय का रहा? तो ये लॉर्ड लिनथिगो। और इस अवधि के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ भाग 1937 में लागू किए गए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 के समय कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं घटीं। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव पड़ी इसी दौरान। जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत, जो जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत उसको मंजूरी हुई। अटलांटा चार्टर इसी समय आया। अगस्त ऑफर 1940 जो था वो भारतीय राष्ट्रीय सेना स्थापना इसी ऑफर के दौरान हुई। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1943 बंगाल अकाल भी पड़ा। वही हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है लाल किला पर। वहीं हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 15 अगस्त 1947 से 1964 तक उन्होंने लगातार 17 वर्ष तक लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया, जो कि सबसे अधिक बार था। और प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वे प्रतिष्ठित स्मारक पर ध्वज नहीं फहरा पाए। और बात करें 5 से अधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री, तो ये थे इंदिरा गांधी जी। 1966 से 1977 तक उन्हें कम से कम 11 बार मौका मिला। मनमोहन सिंह जी को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, 10 बार ध्वज फहराया इन्होंने। और बात करें नरेंद्र मोदी जी, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से आज तक लाल किले पर भारतीय ध्वज फहरा रहे हैं। और हमारे अगले जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वे एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 6 बार लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। और राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने 5-5 बार भारतीय ध्वज फहराया। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए।
तो यहाँ पे जो है इनका मिलान करना है, सही है या गलत है ये बताना है। तो पहला है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सत्य है। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है, करेक्ट आंसर। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। भाई हमारा अगला प्रश्न है 23 जून 2022 को किस देश ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील। तो ये चीन द्वारा की गई और चीन की राजधानी बीजिंग है, और वहीं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, रूस की राजधानी मॉस्को और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और बात करें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून 2022 को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे, और ये हो चुकी है। और शिखर सम्मेलन फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की थीम के तहत आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मीटिंग को आयोजित किया गया था। 2022 में होने वाले 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्ष चीन था, और वर्तमान में ब्रिक्स में ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील और आर से रूस, आई से इंडिया मीन्स भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, और जो हाल ही में नया सदस्य इसका साउथ अफ्रीका जुड़ा था, और उस समय ब्रिक से इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचित है वो किन सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, सभी विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, या फिर केवल राज्य के सदस्यों के द्वारा, या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संसद के सदस्यों द्वारा। और बात करें भारत के उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख अर्थात भारत के राष्ट्रपति के उप सहायक होते हैं, और उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 324 जो है उप राष्ट्रपति चुनाव के साथ पढ़ा जाता है। भारत के 14वें वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, और उपराष्ट्रपति के लिए जो है अनुच्छेद 63 में इसका प्रावधान है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और बात करें पहले उपराष्ट्रपति, तो एस राधाकृष्णन जो थे वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2022 में सतह से सतह पर मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों की अधिग्रहण के लिए किस एरोस्पेस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स ये किए थे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL। और इसमें डिटेल से देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 22 सितंबर 2022 को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल के अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन मिसाइलों का वाय इंडियन श्रेणी के तहत 1700 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर खरीदा जाएगा। और BAPL भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनों एस्टोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो BAPL है जो दोनों भारत और रूसी कंपनियों द्वारा संयुक्त एक उद्यम है, जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और इसके CEO जो हैं वो अतुल राणे अभी इसके वर्तमान CEO हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पुराना जो था वो विंबलडन था। और बात करते हैं इनके 2020 के विजेता, तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 भारतीय जोड़ी स्वतः साईराज और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारे एग्ज़ाम्स में इनको पूछा जाता है। वहीं बात करें 2022 में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता, जो कि एक अमेरिकन प्लेयर हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगे, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है, ये कब बराबर होता है? तो 4 ऑप्शन है, आयात प्लस निर्यात, और निर्यात प्लस आयात, आयात माइनस निर्यात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब किसी देश का निर्यात और आयात बराबर होता है तो व्यापार संतुलित होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भाई हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है परमवीर चक्र, जो कि पहला परमवीर चक्र पुरस्कार मिला था सोमनाथ शर्मा जी को। और परमवीर चक्र साहस या बहादुरी पुरस्कार का सर्वोच्च पदक है। यह भूमि पर, समुद्र या वायु में शत्रु की उपस्थिति में साहस या बहादुरी या आत्म बलिदान का सबसे विशिष्ट कार्य होता है। और वहीं बात करें नेक्स्ट, महावीर चक्र जो है वो दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सैन्य पुरस्कार है। यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्य, चाहे वह जमीन पर, समुद्र में या हवा में हो, के लिए प्रदान किया जाता है। और वहीं तीसरा जो है सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार वीर चक्र, तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों, चाहे वह जमीन पर, दुश्मन या फिर समुद्र में या फिर हवा में हो, लेकिन हवा में हो के लिए प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारे अभिनंदन इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट थे उनको ये वीर चक्र पुरस्कार मिला था जब वो पाकिस्तान में पहुंच गए थे। अशोक चक्र युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्य या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह शांति काल के दौरान सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। और वहीं बात करें कीर्ति चक्र, जिसे बोलते हैं शौर्य चक्र, विशिष्ट वीरता के लिए कीर्ति चक्र प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स कई बार एग्ज़ाम्स में ये क्रम वाइज लगाने को आ जाता है। तो फर्स्ट पर है परमवीर चक्र, इनको बोल सकते हैं आरोही क्रम, और महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र, जिसे बोलते हैं कीर्ति चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, लास्ट। इसरो ने 19 अप्रैल और कौन से सन को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था? तो 4 ऑप्शन है, 1978, 1981, 1975 और 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975। 19 अप्रैल 1975 भारत ने पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण किया था। और आर्यभट्ट पहला स्वदेशी निर्मित भारतीय उपग्रह पूर्व सोवियत संघ और बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस लॉन्च वाहन द्वारा 19 अप्रैल 1975 को 549 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय पृथ्वी के निकट गोलाकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसका वजन उस समय 360 किलोग्राम था। और बात करें, इस अभियान के 3 मुख्य लक्ष्य थे: वैमानिक प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग, एक्सरे खगोल विज्ञान प्रयोग। और इस उपग्रह पर संचार प्रणालियों से संबंधित कुछ प्रयोग भी किए गए। और वहीं बात करें, विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट की सक्रिय कार्य अवधि केवल 6 महीने के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इसने मार्च 1980 तक काम किया, जो कि काफ़ी सराहनीय था। और दूसरा है चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसमें एक चंद्र परिक्रमा शामिल है और इसमें विक्रम लैंडर, प्रज्ञान चंद्र रोवर भी शामिल हैं, जो सभी भारत में विकसित किए गए थे। अंतरिक्षयान को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3M1 द्वारा चंद्रमा पर अपने मिशन पर लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स इसका जो था हमारा डाटा कनेक्शन हो गया था। वहीं नेक्स्ट है हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम के नाम से बोलते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉम क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो मॉम को लगता है कि यहाँ पे हमारा माता जी से संबंधित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मॉम एक मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। बात करें, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है। और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था इसने।
और इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और इसने इसरो को रोस्कोमोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने में चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बनी और इसने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और अपने पहले ही प्रयास में ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। काफ़ी सराहनीय कार्य था ये। और फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है प्रक्षेपण यान और अनुप्रयोग हमने दिए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे खुद से रीड कर सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कोई भी प्रक्षेपण यान जो है कब लॉन्च किया गया, इसके अनुप्रयोग क्या थे और इसका नाम क्या था, किससे संबंधित था। तो इस तरह से जो हाल फिलहाल अभी तक के सारे प्रक्षेपण यान हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसे ही हम मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप लोग हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।